aspirants, welcome to the channel, and today we are starting a new series, and the title of the series will be Important Personalities in News. यानी इस सीरीज़ में रिसेंटली जितने भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ न्यूज़ में रहे होंगे उनको हम कवर करेंगे। और इस सीरीज़ की शुरुआत हम जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के लाइफ से करने वाले। हम इस सेशन के दौरान ओपेनहाइमर के लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे कि कैसे एक इमिग्रेंट का बेटा जो एडवाइजरी कमेटी बनी थी एटॉमिक रिसर्च पे उसका हेड बनता है, फिर उस पर कैसे डिसलॉयल्टी और ट्रीजन के चार्जेस लगते हैं, और लाइफ में वो क्यों श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक कोट करता है जिसका अर्थ है नाउ आई एम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। और साथ ही साथ हम उस पर्टिकुलर श्लोक को भी कवर करेंगे इस सेशन के दौरान। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, पूरा नाम जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इनका जन्म 22 अप्रैल 1904 में न्यूयॉर्क में हुआ था और थ्रोट कैंसर की वजह से ये 18 फरवरी 1967 को न्यू जर्सी में इनका डेथ हो गया। ये एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे और साथ ही साथ जो लॉस अलामोस लेबोरेटरी बनी थी जहाँ पे एटॉमिक रिसर्च हुई थी उसके एडमिनिस्ट्रेटर भी थे 1943 से 1945 तक। और फिर जब अमेरिका ने जापान को न्यूक कर दिया, इट मीन्स जब उस पर एटॉमिक बम गिराया, उसके बाद उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद ये इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के भी डायरेक्टर है और उनके ऊपर डिसलॉयल्टी और ट्रीजन के भी एक्यूजेशंस लगे, लेकिन ये जो एक्यूजेशन था वो कभी प्रूफ नहीं हो सका। लेकिन इसके वजह से उन्हें अपना प्रेस्टीज और साथ ही साथ उन्हें अपना पोस्ट दोनों गंवाना पड़ा। तो ये उनकी लाइफ की पूरी ओवरव्यू है। अब हम उनके अर्ली लाइफ से इस सेशन की शुरुआत करेंगे। ओपेनहाइमर एक ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर एक टेक्सटाइल ट्रेडर थे और वो नाजीज़ के राइज के दौरान जर्मनी से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की और इस दौरान वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ लैटिन और ग्रीक भाषाएं भी सीखी। इसके अलावा उन्होंने पब्लिश्ड पोएट्री और ईस्टर्न फिलॉसफी की भी पढ़ाई की। ईस्टर्न फिलॉसफी मतलब द फिलॉसफी ऑफ ईस्टर्न वर्ल्ड, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया या फिर साउथ एशिया में जो फिलॉसफी है, स्पेशली जो रिलीजियस फिलॉसफी है, उसकी पढ़ाई। तो शायद इसी दौरान उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ी होगी। 1925 में वो अपने एक पैशन को फॉलो करने के लिए इंग्लैंड आ गए और वो पैशन उनकी अप्लाइड फिज़िक्स में थी। ओवर द पीरियड उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका मेन पैशन जो है डेट इज़ नॉट थियोरेटिकल फिजिक्स बल्कि वो अप्लाइड फिजिक्स। सो 1925 में इंग्लैंड आने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में जो कैवेंडिश लैबोरेटरी है उन्होंने उसको ज्वाइन किया और अर्नेस्ट रदरफोर्ड के लीडरशिप के अंदर उन्होंने अपने अप्लाइड फिजिक्स की जर्नी शुरू की। रदरफोर्ड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। रदरफोर्ड जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है, उनके कॉन्सेप्ट्स भी जैसे कि रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को आपने सुना या पढ़ा होगा। और इस वक्त तक रदरफोर्ड की भी एक अच्छी खासी रेप्यूटेशन बन गई थी
न्यूक्लियर फिजिक्स के फील्ड में। इसी दौरान वो अलग अलग फिजिसिस्ट के भी कांटेक्ट में आए, जैसे कि मैक्स बॉर्न, शायद इनका भी नाम आपने कहीं सुना होगा, या फिर इनका जो डॉक्ट्रिन था, जैसे कि मैक्स बॉर्न्स इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, उसको भी आपने कहीं सुना या पढ़ा जरूर होगा। इनका भी कंट्रीब्यूशन क्वांटम फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में अनपैरेलल्ड और अनमैच्ड है। ये उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर साइंस के डिसिप्लिन को, डेट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स, उसको स्टैब्लिश किया। तो मैक्स बॉर्न ने ओपेनहाइमर को यूनिवर्सिटी ट्यूरिंग में इनवाइट किया और इस दौरान वो अलग अलग इम्पोर्टेंट फिजिसिस्ट से मिले, स्पेशली जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी करने वाले थे, जैसे कि नील्स बोर या फिर पीएम डिराक जिन्होंने पहली बार फॉर्म्यून्स के एग्जिस्टेंस को एस्टेब्लिश किया था। फॉर्म्यून्स और पार्टिकल एंटी पार्टिकल के एग्जिस्टेंस को उन्होंने पहली बार कंफर्म किया। फिर 1927 में उनको उनकी डॉक्टरेट मिल गई और उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स आ गए। यहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाना शुरू किया। फिर 1920s के दौरान जब ये क्वांटम फिजिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि उस टाइम तक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो उनके पेपर्स थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे वो पब्लिश कर दी थी, तो ये जो दो फील्ड थे स्कॉलर्स और ऑडियंस को बहुत ही इंट्रिगिंग लग रहे थे। इसके वजह से स्कॉलर्स और ऑडियंस दोनों इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और ओपेनहाइमर ने भी अपनी अर्ली रिसर्च जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर ही शुरू की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स या फिर कॉस्मिक रेस। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिवली चार्ज है तो उसी मास का एक पॉजिटिवली चार्ज अगर कोई पार्टिकल है तो वो एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का कहलाएगा, जो कि पॉजिट्रॉन है। उन्होंने न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स पे भी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की और तभी उनको उनके यूनिवर्सिटी की तरफ से क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में एक्सप्लोर करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लेटर सारे रिसर्चेस जो हैं इसी फील्ड में डायरेक्ट की। अब हम ओपेनहाइमर के लाइफ के सबसे डिसाइसिव फेज़ को समझ लेते हैं। एक्चुअली 1930s के दौरान जब नाज़ीज़ और एडोल्फ हिटलर का राइज़ हुआ तो जितने भी स्कॉलर्स और फिजिसिस्ट थे उन्होंने यूएसए को आने वाले खतरे से आगाह कराया। और इसी दौरान स्पेन के सिविल वार में ओपेनहाइमर कुछ कम्युनिस्ट स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आए और उनसे वो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गए, जिसकी वजह से एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया कम्युनिस्ट और कम्युनिज़्म के लिए, जिसके लिए बाद में उनको भारी कीमत चुकानी पड़ी। खैर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी कभी ज्वाइन ही नहीं की थी और ये जो सॉफ्ट कॉर्नर था उनका, जोसेफ स्टालिन के जो एट्रोसिटीज़ थे रशियन साइंटिस्ट पे, जैसे कि उनको यूएस एजेंट बता देना या फिर दूसरे अक्यूजेशंस लगाना और अक्यूजेशंस लगा करके एट्रोसिटीज़, तो इससे क्या है कि ओपेनहाइमर का वो कम्युनिज़्म वाला जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया और उनकी जो फ़िलॉसफी थी वो लिबरल डेमोक्रेटिक फ़िलॉसफी की तरफ कंसंट्रेटेड हुई।
1939 में ओपेनहाइमर का एक अफेयर सामने आया जो कि एक बॉटनिस्ट स्टूडेंट्स के साथ था। उनका नाम कैथरीन प्यूनिंज था, जो वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ही बॉटनी से ग्रेजुएशन कर रही थी। बाद में प्यूनिंज ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया और ओपेनहाइमर से शादी कर ली 1940 में, जिससे उनके 2 बच्चे हुए। पोलैंड के इन्वेजन के दौरान जो स्कॉलर्स थे उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को जो डेंजर आने वाला था, यानी जो खतरा यूएस गवर्नमेंट के लिए भी और साथ ही साथ ह्यूमैनिटी के लिए भी जो खतरा आने वाला था, उसे उनको वार्न किया कि अगर नाज़ीज़ ने सब पहले न्यूक्लियर बॉम्ब्स या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना लिए तो ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनको रोकना। और इस इवेंट के बाद ओपेनहाइमर ने यूरेनियम 235 को नेचुरल रॉक्स या सॉइल से एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को ढूंढना शुरू किया। एक्चुअली यूरेनियम 235 जो आइसोटॉप है यूरेनियम का, उसका यूज़ एज अ फ्यूल किया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स में। तो वो इस प्रोसेस को ढूंढने लगे ताकि वो पता कर सकें कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में कितने यूरेनियम की रिक्वायरमेंट होगी। एक्चुअली यूरेनियम के 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स हैं। एक यूरेनियम 235 जिसका यूज़ न्यूक्लियर वॉरहेड्स या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए किया जाता है, और एक यूरेनियम 238 जिसका यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी को अलग पर्पसेस के लिए हार्नेस करने के लिए किया जाता है। इसके बाद यूएस आर्मी ने यूके के फिजिसिस्ट को और यूएसए के फिजिसिस्ट को फंडिंग देनी शुरू की, और पर्पस था वो प्रोसेस ढूंढना जिससे न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस किया जा सके, स्पेशली फॉर मिलिट्री पर्पस। और इसी प्रोजेक्ट को नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो लेबोरेटरी बनी वो लॉस अलामोस प्लेट्यू पे बनी, और इसका एडमिनिस्ट्रेटर ओपेनहाइमर को बनाया गया। पहली बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को टेस्ट किया गया जुलाई 16, 1945 में, लेकिन उस समय तक जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। फिर अगस्त में यूएसए ने जापान को न्यूक कर दिया, और उससे जो डिवास्टेशंस हुए उससे ओपेनहाइमर बहुत ज़्यादा गिल्ट में चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने अक्टूबर में ही 1945 में ही अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। और फिर वो 1947 में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के हेड बने, और 1952 में वो जो जनरल एडवाइजरी कमेटी थी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, उसके चेयरमैन भी बनाए गए। और इसी दौरान उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब के भी डेवलपमेंट को अपोज किया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब का डेवलपमेंट उस समय मोरली करेक्ट नहीं था, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय नाज़ीज़ की या फिर हिटलर की, वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बावजूद यूएस आर्मी हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप करने के चक्कर में पड़ी हुई थी। हालांकि जो बाद में उन पे एक्यूजेशंस लगे उसमें एक पर्टिकुलर रीज़न और बहुत प्रोमिनेंट रीज़न हाइड्रोजन बॉम्ब के डेवलपमेंट को अपोज करने का भी था। अब हम उनके लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव पे चलते हैं। दिसंबर 21, 1953 को यूएस आर्मी ने उनको एक सिक्योरिटी रिपोर्ट भेजी, जिस रिपोर्ट में उनको अक्यूज़ किया गया था
कम्युनिस्ट लिंक, पास्ट में कम्युनिस्ट से उनका लिंक होने। और जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा था तो सिक्योरिटी सर्विस का या फिर इंटेलिजेंस सर्विस ने ऐसा क्लेम किया कि उनके बहुत सारे कलीग्स जो थे वो सोवियत एजेंट्स थे। और साथ ही साथ उन्होंने जो हाइड्रोजन बॉम्ब के डेवलपमेंट को अपोज किया था उसके वजह से भी उन पे सोवियत एजेंट्स होने का एक्यूजेशन लगा। हालांकि बाद में जब हियरिंग हुई तो उनको ट्रीजन का गिल्टी नहीं पाया गया। हालांकि उनको उनके पोस्ट से हटा दिया गया ताकि जितने भी मिलिट्री सीक्रेट्स या फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस थी वो उन तक ना पहुंच पाए। हालांकि इस ट्रायल या फिर हियरिंग के अगेंस्ट में जो उस समय फेडरेशन थी अमेरिकन साइंटिस्ट की, उसका नाम था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। हालांकि इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया। और इस एक्यूजेशन के साथ ही ओपेनहाइमर का जो कंट्रीब्यूशन था उस देश के लिए और पर्टिकुलरली सब एटॉमिक पार्टिकल्स के फील्ड में, वो सब नलिफाइड हो गया और वो एक सिंबल बन गया वैसे साइंटिस्ट की सिंबल, जो साइंटिफिक डिस्कवरी की वजह से जो मोरल प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं उस डायलेमा की वजह से क्या क्या और इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, उसके वो सिंबल बन के रह गए। अगर ओपेनहाइमर की लेगेसी को देखें तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट से भरी पड़ी है। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें तो आजकल जितने भी फ्यूल हैं सबके कुछ न कुछ कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसा अल्टरनेटिव है जिसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही कम है और वो ना के ही बराबर। और साथ ही साथ अगर नेगेटिव एस्पेक्ट को देखें तो उन्होंने एक ऐसा वेपन सिस्टम क्रिएट करके दे दिया जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया या फिर ह्यूमैनिटी खुद को डूम कर सकती है। हालांकि ये भी सही है कि अगर ओपेनहाइमर नहीं करते तो बाद में कोई और ज़रूर कर लेता, लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि उस डिस्कवरी के वजह से ही आज जो नेशंस हैं या फिर आज जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो ज़्यादा सेफ है, क्योंकि एक देश दूसरे देश से जल्दी लड़ाई की नौबत नहीं लाते। और इसका एक रीज़न न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी है। लेकिन उनके इस लेगेसी को इस एक्यूजेशन ने पूरी तरीके से नलिफाई करने का काम किया। लेकिन 1963 में जो उस समय के यूएस प्रेसिडेंट थे लिंडन जॉनसन, उन्होंने उनको एनरिको फर्मी अवार्ड दिया जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन द्वारा दी जाती। 1966 में वो इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी से रिटायर हो गए और फिर थ्रोट कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। 2014 में लगभग 60 साल बाद जो ओपेनहाइमर पे प्रोसीडिंग्स हुई थी, क्लासिफाइड जो ट्रांसक्रिप्ट थे उसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने डिक्लासिफाई किया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर दिया। हालांकि उस ट्रांसक्रिप्ट की बहुत सारी बातें पहले से लोग जानते थे, लेकिन जो और उसका एसेंस बाहर आया उससे उनका जो असर्शन था लॉयल्टी का वो और स्टैब्लिश्ड हुआ। और ये बात भी सिद्ध हुई कि
ब्यूरोक्रेटिक फेलियर की वजह से या फिर प्रोफेशनल जेलसी या मैकार्थिज्म, इन सारे रीजंस की वजह से उनको एक बेट बनाएगा। ब्यूरोक्रेटिक फेलियर कैसे हो सकता है? हो सकता है कि कुछ सोवियत एजेंट्स हों और ब्यूरोक्रेसी उसको कवर करने में फेल हो गई हो और उसका सारा जिम्मा ओपेनहाइमर के सर पे मढ़ दिया गया। और मैकार्थिज्म का मतलब क्या होता है? ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कोल्ड वॉर के दौरान ज़्यादा फैला। मैकार्थिज्म का मतलब बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट यूएस पर्सनालिटीज़ थे उन पे अगर वो यूएस गवर्नमेंट के किसी भी फैसले से या फिर किसी भी डेवलपमेंट से नाराज़ होते थे या फिर उसको अपोज करते थे तो उन पे सोवियत एजेंट्स होने का या फिर उनके ऊपर ट्रेजन का एक्यूजेशन या फिर चार्ज लग जाता था। उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मैकार्थिज्म बोलते हैं। 2022 में जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं जेनिफर ग्रैनहोम, उन्होंने क्लेम किया कि बायस, अनफेयर और फ्लॉड प्रोसेस की वजह से एक ग्रेट साइंटिस्ट जो है, एक ग्रेट स्कॉलर, उसके पैशन वाले फील्ड से उसको एग्जाइल कर दिया गया। स्पेशली तब जब उसने उस देश को एक सुपर पावर बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ओपेनहाइमर के कंट्रीब्यूशंस ने ह्यूमन हिस्ट्री और ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है। इसने दुनिया को ज़्यादा सेफ बनाया और साथ ही साथ एक क्लीनर फ्यूल का भी अल्टरनेट दिया। यानी आने वाले समय में जब भी न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात होगी तो ओपेनहाइमर का नाम जरूर लिया जाएगा। ये वो पर्टिकुलर श्लोक है जिसे ओपेनहाइमर ने कोट किया था और शायद तब कोट किया होगा जब अमेरिका के द्वारा एटॉमिक बॉम्ब से जो डिवास्टेशंस क्रिएट हुए उससे आहत होकर के उन्होंने अपने इन्वेंशंस और खुद को इस डिवास्टेशन का रीज़न माना हो और आउट ऑफ गिल्ट उन्होंने ये श्लोक उनके दिमाग में आया होगा। तो इस श्लोक को भी हम थोड़ा जान लेते हैं। ये श्लोक जो है श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 11 वर्स 32 से लिया गया और ये श्लोक उस कन्वर्सेशन से लिया गया है जब श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि आप हैं कौन, तो वो एक विराट रूप लेते हैं और वहाँ पे अर्जुन को ये बात बोलते, कालवास्मि लोकाक्षकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्त में ही प्रवृत्त रीते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे यव स्थिता प्रतेन केसु युध। अर्थात अगर हम पहले लाइन को उसका ब्रेकडाउन करें और जो पहला वर्ड कालो आसमी वो दो वर्ड से बना है, कालह और अस्मि। कालह का मतलब काल और अस्मि का मतलब मैं हूँ, यानी मैं काल हूँ। लोकाक्षकृत प्रवृद्धो, इसको भी दो वर्ड्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। एक है लोकाक्षकृत और दूसरा प्रवृद्धो। लोकाक्षकृत मतलब लोगों का विनाश करने वाला और प्रविधो का मतलब सर्वशक्तिमान काल। यानी श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं
कि मैं वो सर्वशक्तिमान काल हूँ जो लोगों का विनाश करता है, यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल स्पेस एंड टाइम एंड द डायमेंशंस। जो अगली लाइन है वो है लोकान समाहर्त में ही प्रवृत्त। लोकान मतलब लोकों का, और समाहर्त में ही, इसको भी दो वर्ड्स में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। एक समाहर्तुम है और एक ई है। समाहर्तुम का मतलब संहार करने वाला, और ईह का मतलब इस संसार में, और प्रविता का मतलब जो भी मौजूद है, यानी इस संसार में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब का संहार करने वाला मैं सर्वशक्तिमान काल हूँ। और जो नेक्स्ट दो लाइन है उसका मतलब अगर हम ऐसे ही साथ में निकाल लें तो रीते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये व स्थिता प्रतेन केसु योधा। मतलब यहाँ पे इस रणभूमि में जितने भी योद्धा हैं, चाहे वो इस युद्ध में भाग ले ना रहे हों, लेकिन जितने भी योद्धा हैं वो सारे मारे जाएंगे। तो इस पर्टिकुलरली लास्ट लाइन को अगर हम इस सेशन के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ के देखें, जैसे कि जापान पे जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिराए तो कितने जापान के आम आदमी चाहते होंगे कि अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध हो। जैसे कि अगर अभी का इंडिया का एग्जाम्पल लिया जाए, भारत में कितने लोग चाहते होंगे कि भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में जाए। कॉमन लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी जैसे चलती आ रही है उसी मार्ग पे आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी हो सकता है कुछ नेशनल इंटरेस्ट का या फिर नेशनल सिक्योरिटी का कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन हो सकता है जब इंसान का माइंडसेट चेंज हो जाए, लेकिन आम आदमी कभी भी या फिर उस मार्ग को चुनने से हिचकिचाते हैं या फिर जल्दी उस पर जाना नहीं चाहते। लेकिन जो पॉलिटिकल आउटफिट है, यानी कुछ लोगों का डिसीजन और उसका फल पूरे लोगों को भुगतना पड़ता है। जैसे कि श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस रणभूमि में जितने भी योद्धा हैं, भले वो भाग लेने वाले हों या फिर भाग नहीं लेने वाले, वो सब मारे जाएंगे। वैसे ही इस तरह के क्राइसिस में जितने भी लोग हैं, चाहे वो चाहते हों या फिर नहीं चाहते, उन सारे लोगों को कुछ लोगों के कर्म का फल भुगतना पड़ता है। सो दिस वॉज इट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। सो अंटिल नेक्स्ट सेशन, कीप लर्निंग एंड बी हेल्दी। थैंक यू।